हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसके एजुकेशन पर। आज हम और आप बात करने वाले हैं नेशनलिज राइज ऑफ नेशनलिज इन यूरोप के बारे में। तो इसका ये दूसरा पार्ट है। तो पहला पार्ट अगर आपको देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में बात करेंगे, यानी जो नेपोलियन के रूल के बाद, यानी नेपोलियन जब डिफीट हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ, उसके बाद की जो घटनाएं थी उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे जो चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना पड़ा, उन्हें कैसे उनके सामने जो उनके सामने बहुत सारी परेशानियाँ आई थी, जैसे कि भूखमरी थी, उन्हें खाने की कमी थी, और कैसे वो सारे परेशानियों से निकले, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स की क्या अवधारणा थी। वो मानते थे कि जो भी यहाँ पे किंगडम है, कोई कोई भी साम्राज्य है, तो उसको उसको किस तरीके से रूल करना चाहिए। उसको उसके जो पहले के इंस्टीट्यूशन हैं, पहले जो उसके इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशनल जो मोनार्ची है, उस तरीके से उसको रूल करना चाहिए। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे किंग और क्वीन का रूल होना चाहिए। वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब पहले की जो हमारी परंपरा जो थी हमारी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, उनकी उस सब को फॉलो करके यहाँ पे चाहते थे रूल हो। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब नेपोलियन जो था, नेपोलियन को जितने भी यूरोपियन पावर थे, यूरोपियन पावर कौन कौन थे? यूरोपियन पावर थे रशिया, प्रूशिया और ब्रिटेन। इन्होंने क्या किया, मिल के इन्होंने अलायंस करके क्या किया, नेपोलियन को जो बैटल हुआ था बैटल में हरा दिया। जब बैटल हुई इनके बीच में, उनको नेपोलियन यहाँ पे हार गया। उसके बाद जो यहाँ पे ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, इन्होंने क्या किया, उसके बाद एक संधि हुई। उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियन्ना। ठीक है। ट्रीटी ऑफ वियन्ना किस लिए की गई? ट्रीटी ऑफ वियन्ना ये इस वजह से की गई ताकि जो चेंज आए थे नेपोलिक वार, यानी नेपोलिक वार के समय जो बहुत सारे बदलाव आ गए थे, उसको क्या किया जा सके, उसको वो सारे बदलावों को क्या किया जा सके, पूरी तरह ख़त्म किया जा सके। इस वजह से ये क्या क्या किया गया, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन की गई, यहाँ पे एक संधि हुई। ठीक है। उस संधि में क्या क्या स्टेप उठाए गए, इसको अभी हम देखते हैं आगे। तो इस संधि में क्या क्या किया गया, मतलब इसमें बहुत सारे स्टेप उठाए गए इस ट्रीटी में। ठीक है। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या उठाया गया, इसमें ये चीज़ किया गया कि जो बर्बन डायनेस्टी थी, बर्बन डायनेस्टी को दोबारा पावर दे दी गई, मतलब उनको रीस्टोर टू पावर, मतलब उन्हें दोबारा शक्ति दी गई। वहाँ पे मोनार्ची आ गया, मतलब वहाँ पे उनको दोबारा शासन करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। और जो फ्रांस था, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज, जितना भी एरिया और रीजन उसने कब्जा करके रखा था, मतलब जो कि नेपोलियन के समय, यानी नेपोलियन जो था, नेपोलियन के समय उसने जो भी एरिया पे कब्जा करके रखा था, वो सभी एरिया का क्या किया गया, उससे ले लिया गया। मतलब वो सारे रीजन था फ्रांस से ले लिया गया। और बहुत सारे सीरीज ऑफ स्टेप वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट इन एक्सपेंशन इन फ्यूचर। मतलब फ्रांस के जो बाउंड्री थे उसके ऊपर बहुत सारे मतलब रूल लगाए गए, बहुत सारे अलग अलग मतलब डिसीजन लिए गए, ताकि जो फ्रांस है, फ्रांस आगे मतलब आगे आगे के समय में अब उसको अपने बाउंड्री को बढ़ा ना सके, अपने फ्रेंच में मतलब अपने बाउंड्री को बढ़ा सके, और दूसरे के साम्राज्य पे कब्जा, मतलब दूसरे के जो छोटे छोटे किंगडम थे उस पर कब्जा ना कर सके। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें जो नेपोलियन ने 39 स्टेट की कॉन्फिग्रेशन बनाई गई थी, और उसमें क्या किया गया था, उसे मतलब यहाँ पे उसे बिल्कुल बरकरार रखा गया, मतलब उसे बदला नहीं गया। क्योंकि वो क्या थी, उसमें ये था कि वहाँ पे जो बहुत सारे वेट थे, मेज़र थे, वो अलग अलग वेट मेज़र थे अलग अलग जगहों पे। इस वजह से सबको वहाँ पे एक कर दिया गया था। बहुत सारी जो करेंसी थी, करेंसी एक कर दिया गया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा था। इस वजह से इसको क्या क्या किया गया, इसको बरकरार रखा गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। अब आगे हम ये देखेंगे कि, और यहाँ पे अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि रिवोल्यूशनरी, यानी जब ये संधि हो गई यहाँ पे, जब दोबारा मोनार्ची आ गई, मतलब दोबारा जब डायनेस्टी का रूल आया, डायनेस्टी का रूल आया, मोनार्ची आ गई, जब यहाँ पे किंग का रूल आया, यानी बर्बन डायनेस्टी के जो किंग थे उनका रूल आया, तो वहाँ पे लोगों के अंदर उस वक्त जो नेशनलिस्ट की भावना जगाने के लिए कुछ लोग जागे, कुछ क्रांतिकारी जागे। तो उसी के बारे में हम देखेंगे। तो उस वक्त यानी एक क्रांतिकारी होने का मतलब क्या था, एक क्रांतिकारी किस आदमी को कहा जाता था, किसको कहा जाता था, मतलब यानी वो उसको कहा जाता था हु
अपोज द मोनार्चियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट हैज़ इस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना, यानी वियना की जो संधि हुई थी उसके बाद जो मोनार्चियल फॉर्म की गवर्नमेंट बनी थी उसका जो विद्रोह करता था, उसके खिलाफ जो काम करता था, उसे क्या कहा गया था, उसे यहाँ पे रिवोल्यूशनरी कहा गया था। तो इसमें एक मेन रिवोल्यूशनरी थी, उनका क्या नाम था, उनका नाम था गिसिसिपी मेज़ेनी। वो कहाँ पैदा हुई थी, वो जिनेवा पैदा हुई थी, वो भी कहाँ पे 1807 में, ठीक है। और ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये मतलब क्या था, ये एक रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बहुत सारे स्टेप उठाए जिससे कि लोगों के अंदर एक नेशनलिस्ट की भावना, राष्ट्रवाद की भावना जागे, ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना जब उनके अंदर जागेगी तब जाके उन्हें ये लगेगा कि हमें अपनी कंट्री को एक नेशन स्टेट, मतलब उनके जो कंट्री था उसको कैसे एक नेशन स्टेट बनाए, कैसे यहाँ पे मोनार्चिक फॉर्म के गवर्नमेंट को कैसे ख़त्म किया जाए और एक न्यू गवर्नमेंट, न्यू डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाई जाए। तो इसके लिए वहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। एक थी, पहले थी यंग इटली, उसे कहाँ बनाया गया था, उसे बनाया गया था मार्सिलीज में, ठीक है। और दूसरी बनाई गई थी यंग यूरोप, वो कहाँ गया था, वो बनाया गया था बर्नी में। तो मतलब ये जो थी, ये एक मेन कह सकते हैं मेन लीडर की तरीके से वहाँ पे, मेन रिवोल्यूशनरी की तरीके से वहाँ पे आई। और इन्हीं के बारे में जो मेटरनिच यानी ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने क्या कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कहा था इनको, ठीक है। यानी जो सामाजिक ऑर्डर था उसका क्या था, उसका सबसे डेंजरस, मतलब सबसे खतरनाक दुश्मन इन्हें ही बताया गया था उसमें, ठीक है। अब आगे क्या किया गया, आगे ये हुआ कि जो फ्रांस था, फ्रांस में धीरे धीरे क्या हुआ, फ्रांस में धीरे धीरे जब ये सारी एक्टिविटीज़ भरी, तो जब ये सारी एक्टिविटीज़ जब आगे और होने लगी तो क्या किया गया, तो वहाँ पे रिवोल्ट हो गया, मतलब जो फ्रांस के लोग थे वहाँ पे रिवोल्ट कर दिए। और रिवोल्ट किससे क्या हुआ, रिवोल्ट यानी जो बर्बन किंग थे, बर्बन किंग मतलब जो डायनेस्टी वहाँ पे रूल कर रही थी, तो वो डायनेस्टी ने क्या किया, वो डायनेस्टी को हटा दिया गया और उनकी जगह एक लिबरल रिवोल्यूशनरी थे, उनको क्या किया गया, जो लिबरल रिवोल्यूशनरी थे उन्होंने उनकी जगह ले ली, मतलब वहाँ पे उन्होंने उनकी जगह ले ली। उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस था वहाँ पे एक, मतलब जो मोनार्च था, पहले खाली वहाँ मोनार्ची था, किंग और क्वीन का रूल चलता था, लेकिन अब फ्रांस वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बन गया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं जो मेटरनिच, मेटरनिच ने क्या कहा था, मेटरनिच ने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस देन द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस फायर, यानी जो फ्रांस जब स्नीज करता है तो जो बाकी यूरोप है उसमें क्या होता है, यूरोप में, मतलब यूरोप में क्या होती है, यहाँ पे ठंडी बढ़ जाती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग ग्रीक इंडिपेंडेंस, यानी ग्रीक इंडिपेंडेंस कैसे ग्रीक को आज़ादी मिली, मतलब जैसे फ्रांस से जो नेशनलिस्ट था, जिसकी भावना जब लोगों में पूरी यूरोप पे फैली, तो कैसे यहाँ पे ग्रीक के लोग इंस्पायर हुए, वहाँ पे लोगों को कैसे आज़ादी मिली वो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो ग्रीक था, ग्रीक को कौन रूल करता था, 15वीं शताब्दी में यहाँ पे ग्रीक को जो ऑटोमन एम्पायर था वहाँ पे उसका रूल था, ठीक है। तो जब धीरे धीरे वहाँ पे नेशनलिज्म यानी ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी जैसे जैसे वहाँ पे नेशनलिस्ट की भावना बढ़ी, यूरोप में आई, वैसे वहाँ पे लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया अपनी आज़ादी के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यानी जो नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मानी जो राष्ट्रवादी लोग थे, वो क्या किए, उन्हें उन्हें राष्ट्रवादी लोग को बहुत सारा सपोर्ट मिला, यानी उनका साथ देने वाले थे, यानी जो वेस्टर्न यूरोप में थे उनका क्या था, उनका एक ही कल्चर था, उनका भी ग्रीक कल्चर था, तो उन्हें उन्हें वहाँ से साथ मिला, उन्हें उन्हें वहाँ से और सपोर्ट मिला, ठीक है। आगे क्या हुआ, आगे जो यहाँ पे जो पोइट थे, यानी जो पोइट एंड द आर्टिस्ट, यानी मोबिलाइज द सपोर्ट, यानी जो पोइट और आर्टिस्ट थे, यानी अपने कवि से, अपनी कविताओं से लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावना थी उसे लेकर आए। और वो भी किसके खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, जिससे कि वहाँ पे लोग उनसे लड़ के ऑटोमन एम्पायर से के खिलाफ खिलाफ किए लोगों को, ताकि वो वहाँ से डेमोक्रेसी ला सके, मोनार्ची हटा के, ठीक है। अब आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में एक बैटल हुई, इसका नाम था क्या था, बैटल ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल करके था, जो कि 1832 में हुई, ठीक है। 1832 में ये हुई, तो इसने क्या किया, इसने जो ग्रीस था उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया, ठीक है। अब आगे हम ये देख लेते हैं कि जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, मतलब रोमांटिक इमेजिनेशन मतलब कि अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लिए एक जो भावना होती है लोगों के अंदर, वो कैसे किस तरीके से आई, किस तरीके से अपने राष्ट्र के प्रति एक भावना आई, वो इसमें देखेंगे, ठीक है। तो रोमांटिक्स था क्या, रोमांटिक्स का आप समझ सकते हैं एक कल्चरल मूवमेंट भी सॉट टू डेवलप अ पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी एक कल्चरल मूवमेंट होता था जिससे क्या, जिसे जो किस लिए किया जाता था, किस लिए हुआ, वो इसलिए होता था ये मूवमेंट, जिससे कि लोगों के अंदर एक राष्ट्र की भावना, कि वो एक राष्ट्र से जुड़े हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हैं, उनको ये समझाने के लिए, बताने के लिए हुआ ये, ठीक है। तो इसमें हुआ कि यानी जो जो भी रोमांटिक आर्टिस्ट थे, पोएट थे, उन्होंने क्या किया, यानी जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टीड ऑफ इमोशन, यानी जो
जो मोनार्ची थी, मोनार्ची के खिलाफ उन्होंने काम किया और क्या किया, और जो डेमोक्रेसी था, डेमोक्रेसी को लाने के लिए उन्होंने बात की, मतलब डेमोक्रेसी को आगे लाया और नेशनलिस्ट की भावना को लोगों के अंदर, उन्हीं के द्वारा जो नेशनलिस्ट का प्रभाव था वो लोगों के अंदर गया, नेशनलिस्ट की भावना लोगों के अंदर आई। ऐसे ऐसे मतलब लोगों सीखे, मतलब कि हम एक हैं, हम आपस में बटे हुए नहीं हैं, हम एक ही हैं, मतलब उनके अंदर ये सारी भावनाएं आई। अब देख लेते हैं, यानी जो जर्मन कल्चर, जर्मन कल्चर क्या था, जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर अमॉन्ग द कॉमन पीपल। यानी जर्मन कल्चर जो था उसे क्या 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 हुआ, जो जर्मन कल्चर था उसे लोगों के बीच में, मतलब लोगों के बीच में डिस्कवर किया गया, मतलब लोग क्या थे, उनका अलग अलग लोगों को अलग अलग फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, ये सब सुना के, ये सब उन्हें बता के ये सब दिखाया जाता था, ताकि उन्हें ये पता लगे कि सबका क्या हो, कि सबका क्या है, यहाँ पे सबका एक ही जर्मन कल्चर, मतलब एक ही, सबका एक ही कल्चर है, सब एक ही राष्ट्रीय भावना है सब में, ठीक है। उसके बाद जो लैंग्वेज था, लैंग्वेज आप समझ सकते हैं, यानी जो भाषा बोलते हैं, भाषा में कोई भी भाषा जो थी उस वो एक राष्ट्र की भावना जगाने में बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा सहायता करती थी। तो क्या किया गया, ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, यानी जो उनकी राष्ट्र की भाषा थी, उसे आगे बढ़ाया गया, ठीक है। ऐसे ही आप इसका एग्जाम्पल था यहाँ पे एक, कि जो यहाँ पे पोलैंड था, पोलैंड में क्या था, पोलैंड का जो बहुत सारे भाग थे उस पर, यानी उस पे रशिया, प्रूशिया और ब्रिटेन का कब्जा था। तो क्या हुआ, तो जब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे लोगों ने अपना पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया, कि पोलिश लैंग्वेज का इस वजह इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि वो एक राष्ट्रीय भावना उनके अंदर जाग सके, वो कि अपने राष्ट्र से जुड़े रहें, और वो जो रशियन लैंग्वेज थी उसके खिलाफ उन्होंने एक विद्रोह शुरू कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक 18 उसके बाद 1830 में क्या किया गया, 1830 में ये हो गया कि यूरोप में फर्स्ट हाफ में, मतलब यूरोप में 19th सेंचुरी के पहले हाफ में क्या क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे जो फूड के दाम होते थे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले गए, क्योंकि उस वक्त खेती हो नहीं पा रही थी, हार्वेस्ट जो हो रहा था, मतलब जो कटाई हो रही थी फसलों की बहुत ही ख़राब हो रही थी, मतलब पूरी फसलें बहुत बेकार हो गई, उस साल अच्छी फसल नहीं हुई। तो इस वजह से यानी 1848 में खाने की कमी हो गई, इस वजह से बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। नेशनल असेंबली ने क्या किया, तो जब ये सब हुआ तो यहाँ पे जो नेशनल असेंबली थी, हाँ, तो नेशनल असेंबली ने ये कर दिया कि लोगों को वहाँ पे जो भी एडल्ट लोग थे, 21 साल के ऊपर जो लोग थे, उनको क्या किया गया, उनको मतलब उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। और क्या किया गया, और नेशनल वर्कशॉप बनाए गए, उन लोगों को राइट टू वर्क का अधिकार दिया गया, जिससे कि उन्हें काम दिया गया, मतलब अलग अलग जो काम होता था उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट से निकालने के लिए ये सारे स्टेप उठाए गए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ग्रीक रिवोल्यूशन ऑफ लिबर, यानी ग्रीक में रिवोल्यूशन हुआ था वो कैसे हुआ था, मतलब ग्रीक में कैसे रिवोल्यूशन हुआ लिबरल्स का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जो बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए मिडिल क्लास के, किस वजह से मिडिल क्लास के मूवमेंट नहीं की, उनके डिमांड थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशन स्टेट, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन आए और वहाँ पे क्या है, नेशन स्टेट आए, मतलब राष्ट्र, एक ऐसा नेशन स्टेट आए जहाँ पे लोग एक हों, मतलब लोगों को एक दूसरे से जुड़े हों, उनके अंदर यूनिटी हो, ऐसा नेशन स्टेट आए। तो यहाँ पे 18 मई 1848 में यहाँ पे 831 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे क्या हुआ, चुने गए, जो कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पे अपनी जगह वहाँ पे ली, और वहाँ पे उन्होंने जर्मन पीपल के लिए यहाँ पे क्या क्या बनाया, एक जर्मन पीपल के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक संविधान वहाँ पे गठित किया गया, संविधान बनाया गया। तो यहाँ पे जर्मन ड्यूटीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो किंग विलियम थे उन्हें क्या किया गया, उन्हें क्राउन दिया गया, मतलब उन्हें अपना राजा बनाया गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये जो किंग थे फ्रेडरिच विलियम करके, उन्होंने इसको मना कर दिया, और वो मोनार्ची जो और सारे मोनार्ची थे जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, वो उनके साथ जा चले गए, ठीक है। तो बस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप अगर चाहते हैं कि आपके जो रिलेटिव है उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके, तो आप उनको ये शेयर कर दीजिए। और अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर